वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आपको इडुटेरिया के द्वारा निकाला गया जो न्यू प्रैक्टिस सेट है टीचर के लिए 1 to 5 टीचर के लिए, उसी का सेट नंबर दूसरा है। इसमें आपको 100 जीके जीएस क्वेश्चन कराया जाएगा। 100 में से जो बच्चा 65 निगेटिव अपना काट कर ला रहा है उसका रिजल्ट आराम से हो जाएगा। 100 क्वेश्चन बनाकर दिखाओ और कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर स्कोर बताना कि कितना तुम सही किए हो। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या क्या रहा है। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है बताओ तुम लोग। तो याद रखना ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित एक हड़प्पा स्थल है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है कि इंडिका नामक ग्रंथ यानी इंडिका की रचना किसने किया है, इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो बताओ इंडिका किसकी है बाबू। तो इंडिका जो है ये आपको मेगास्थनीज का है। किसका है? मेगास्थनीज का। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भरत और दशराज राजाओं के बीच दशराज युद्ध हुआ था, वो किस नदी के तट पर हुआ था, इसी के बारे में बोल रहा है। तो ये जो हुआ था बाबू, ये हुआ था आपको किस नदी के तट पर? तो ये हुआ था आपको पारूशनी नदी के। किस पे? पारूशनी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पारूशनी को किस नाम से, वर्तमान में किस नदी के नाम से जाना जाता है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म का बात कर रहा है और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। यहाँ पे स्थान पूछ रहा है तो ये लुम्बिनी में हुआ था। तो नेपाल के लुम्बिनी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। तो विक्रम संवत का बात कर रहा है और विक्रम संवत जो है विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व आपको ये चालू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासक ने शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या था। तो जो गुप्त शासक थे उनका यहाँ पे राजकीय भाषा क्या था ये पूछ रहा है। बताओ इसमें से कौन सा होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि जो गुप्त शासक थे उनकी जो भाषा था वो संस्कृत था। क्या था? संस्कृत भाषा था। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, कोई नहीं होगा इसमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो एलोरा कहाँ पे है? तो एलोरा महाराष्ट्र में, उसके शिव मंदिर का निर्माण पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये आपको राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम। कौन? कृष्ण प्रथम ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी भारत में कितने बार आक्रमण किया है? तो भारत में ये 1009 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था भारत में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना था। वास्तविक का बात करें तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक का बात करेगा तो आपको इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को माना जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक ऐबक था और उसी का कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो था इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया है, ये पूछ रहा है। दिल्ली सल्तनत में दो चीज़ याद रखिएगा, सबसे कम समय तक किसने शासन किया, कौन सा वंश, और सबसे ज़्यादा तक। तो सबसे कम इसमें जो होगा वो खिलजी वंश हो जाएगा। कौन? खिलजी वंश मात्र 30 साल तक शासन किया था। और सबसे ज़्यादा का बात करेगा तो वो तुगलक वंश होगा जो 90 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था। तो अकबर के समय बोलेगा कि साम्राज्य कितने साम्राज्य में विभक्त था। तो ये 15। कितना? 15। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो औरंगजेब के समय 21 प्रांत हो गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे यूरोपीय देश उनके द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना का बात कर रहा है। तो पुर्तगाली कोच्चिन में 1503, ये तो सही है। डेनिश ट्रैंकोबर में किए थे, ये भी बात सही है। डच जो है ये मसूलीपट्टनम में किए थे, ये भी बात सही है। फ्रांसीसी दे रहा है कालीकट में, जो गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि फ्रांसीसी जो अपना प्रथम कारखाना है वो कहाँ पे? तो सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था। देखो प्रथम अंग्रेजी का बात कर रहा है, तो प्रथम अंग्रेजी जो था बताओ इसमें से कौन सा होगा। तो प्रथम अंग्रेजी था जॉन मेंडल हॉल था। कौन था? जॉन मेंडल हॉल जो था ये भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री था, जो स्थल मार्ग से कब आया था, तो 1597 में आया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। बताओ किसको जाना जाता है लंपट मूर्ख के नाम से। तो देखो लंपट मूर्ख के नाम से जहांदार शाह को जाना जाता था। किसको? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। मुअज्जम का बात करेगा तो इसको शाह बेखबर कहा जाता है, शाह बेखबर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को तो रंगीला कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। फारूक शेर को घृणित कायर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। बंगाल का यहाँ अंतिम नवाब का बात कर रहा है, तो जो बंगाल का अंतिम नवाब था उसका नाम था मुबारक दौला। क्या नाम था? मुबारक दौला। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये 1770 से 75 तक था। ठीक है, और मुबारक दौला को जो उस समय का मुख्य न्यायाधीश था एलिजा एम्पे, उसे बेताल की संज्ञा दिया था। किसको? बेताल की संज्ञा मुबारक दौला को कौन दिया था? तो एलिजा एम्पे दिया था। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक की रचना किसने किया है। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट ये पुस्तक की रचना किसने किया है। तो इसमें दिया हुआ है एसेंसेन। एसेंसेन ने 1857 कौन 1857 इनकी बुक है। और आर.सी. मजमूदार की सिपाही म्यूटिनी उनका बुक का नाम है। अशोक मेहता रिबेलियन 1857 है। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ये जो बुक है ये बी डी सावरकर का है। किनका है? बी डी सावरकर का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वेद समाज की स्थापना किसने किया था। वेद समाज की स्थापना बताओ किसने किया था बाबू। तो वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू ने किया था। कौन किया था? श्री धरलू नायडू ने किया था। ये कब किया था वेद समाज की स्थापना? 1864 में किया था। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किया था। और ये दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के जैसा ही था वेद समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 18 नंबर देखते हैं कि पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो पाइका जो विद्रोह हुआ था ये उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, और ये नेतृत्व पूछ रहा है तो ये बक्सी जगबंधी के नेतृत्व में किया गया था। 1917-18 में किया गया था। कब? 1917-18 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है, यानी सुमेलित नहीं। यहाँ पे पत्र पत्रिका उनका संपादन दिया। बंगाल गजट किसका है? जेम्स अगस्ट हिक्की का। सही बात है। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, ये भी सही है। बंगदूत राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। बिहार हेराल्ड जो है गुरु प्रसाद सेन, ये भी सही दिया गया है। चारों ऑप्शन सही दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कौन, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुआ था। तो याद रखिए जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जो विश्वविद्यालय बना था वो 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा के अनुरूप ही 1857 में बनाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। और ये वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? वुड डिस्पैच को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक का बात करेगा तो किसको कहा जाता है। तो वारन हेस्टिंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वारन हेस्टिंग को। इसी ने सर्वप्रथम जिले में एक दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया था। कौन? वारन हेस्टिंग ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई है। इसके लिए आपको पूरा डेट याद रखना पड़ेगा, तब आप बता सकते हैं। जैसे सिंध का अंग्रेज साम्राज्य में विलय, ये कब हुआ था। तो ये आपको 1843 में। यहाँ पे सबसे बाद का पूछ रहा है। प्रथम अंगल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845-46 में हुआ था। ठीक है, तृतीय अंगल बर्मा युद्ध का बात करेगा तो ये 1885-86 में हुआ था। कब? 1885-86 में। विधवा पुनर्विवाह का बात करेगा तो 1856 में। सबसे बाद में कौन दिख रहा है। तो तृतीय अंगल बर्मा युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक कौन है। तो पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक का बात कर रहा है तो यहाँ पे देखो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। जब ई ऑप्शन दे देगा तो एक से अधिक मारते, नहीं तो एम.जी. रनाडे इनका मेन यही थे, लेकिन इनके साथ एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी और ये आपको एक और थे, ये एस.एच. चिपलुनकर थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी ए बी सी 3 लोगों ने किया था मिलकर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, इसके बारे में बात कर रहा है। और प्रथम अंग्रेज था जॉर्ज यूले, जो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्षता किया था।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। देखो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुआ था, घोषणा का बात करेगा तो 20 जुलाई, क्या मानना है, 20 जुलाई को घोषणा हुआ था, ठीक है। और इसी 20 जुलाई की घोषणा के अनुरूप 7 अगस्त को, कब, 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन चालू किया गया था। और ये लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर से ये प्रभावी हो गया था, ठीक है। तो यहाँ 3 डेट याद रखना पड़ता है आपको। घोषणा किया गया था 20 जुलाई, लागू हुआ 16 अक्टूबर को, 7 अगस्त को बंग भंग आंदोलन चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने किया है। तो लंदन में कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगड़ा ने। कौन, मदन लाल ढींगड़ा। तो राइट आंसर कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा बाबू, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में किया गया था। और बोल रहा है कि जो असहयोग आंदोलन है इसका प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ना इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। किसके द्वारा, तो CR दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी चित्तरंजन दास के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम मार्च से किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो गांधी जी दांडी मार्च किए थे 1930 में, उसी से तुलना किसने किया था, जो नेपोलियन का पेरिस मार्च से और मुसोलिनी की रोम मार्च से। तो ये आपको इस ऑप्शन में कोई नहीं है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी है। तो जो बहुमत मिला था उसको, कांग्रेस को 1937 में जो चुनाव हुआ था 5 प्रांत में उसको पूर्ण बहुमत मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन कौन सा था बाबू, तो 5 प्रांत था, एक बिहार, एक उड़ीसा, एक आपको मध्य प्रांत, एक संयुक्त प्रांत, एक मद्रास, यहाँ पे उसको पूर्ण बहुमत मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। किसको, चार्ल्स मेटकॉफ। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। तो भूमिगत रेडियो का संचालन कौन कौन कर रहे थे बाबू, ये पूछ रहा है। तो यहाँ भी एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली, ये तीनों लोग मिलकर भूमिगत रेडियो का संचालन कर रहे थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, यानी गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, ये बोल रहा है। तो जो गांधी इरविन हुआ था समझौता, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931। और इसको किनके प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो याद रखिएगा तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयास से ही आपको गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। तो कौन सा ग्रह है जिसका दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है, और वो ग्रह है बाबू मंगल। कौन सा, मंगल ग्रह। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो मरुस्थल में उगने वाले जो वनस्पति हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसका नाम है जीरोफाइटा। क्या है, जीरोफाइटा कहा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वही बोलेगा कि चट्टान पर उगने वाला जो वनस्पति होगा उसको लिथोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोफाइटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। वर्मी कल्चर का बात कर रहा है, किसका, वर्मी कल्चर। और वर्मी कल्चर जो है ये केचुआ पालन से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। PC कल्चर का बात करेगा तो PC कल्चर जो है मत्स्य या मछली पालन, इसी को कहते हैं। तो PC कल्चर से हो जाएगा ये। और रेशम कीट पालन किसको, किस कल्चर से है, तो इसको सेरी कल्चर कहा जाता है, ठीक है। आगे दिया हुआ कि टिहरी बांध किस परियोजना, टिहरी बांध जो है परियोजना ये किस नदी पे है। तो टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में है। नदी तुम लोग को बताना है। तो नदी जो होगा एक तो भागीरथी, उसके साथ भिलंगना नदी, ठीक है। भागीरथी और भिलंगना नदी पर ही टिहरी बांध है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। देखो निम्नतम जनसंख्या का बात कर रहा है तो आपको 2011 के जनगणना को लेकर चलना है, क्योंकि उसके बाद अभी जनगणना नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से बात करेगा तो सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी होगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। बताओ कौन सा सही सम्मिलित है। देखो यहाँ एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि चारों जो ऑप्शन दिया गया है वो सब अपने अपने जगह पर सही है, क्योंकि वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? देहरादून में है। और शुष्क वन अनुसंधान संस्था का बात करेगा तो जोधपुर राजस्थान में है। हिमालयन वन अनुसंधान शिमला में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान का बात करेगा तो ये कानपुर में है। ठीक है, तो इस तरह सॉरी ये तो गलत दिया गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान जो है ये आपको लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है, ना कि कानपुर में है। ठीक है, 3 ऑप्शन से दिया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो घरेलू हिंसा से जो महिलाओं के लिए संरक्षण अधिनियम लाया गया था वो लाया गया था आपको 2005 में। कब? 2005। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे दिया कि विश्व में पहले, यहाँ से करेंट अफेयर्स है, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो विश्व का पहला बात कर रहा है और ये आपको गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। आगे दे रहा है कि बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है। तो बीबीसी का इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मीराबाई चानू को मिला है। किनको? मीराबाई चानू। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए। तो जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन हो रहा वो भोपाल में हुआ। कहाँ पे? भोपाल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन 43 नंबर कि हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिला है। तो 2 राज्य में मिला हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। एक आपको राजस्थान और एक आपको जम्मू कश्मीर। तो राजस्थान और जम्मू कश्मीर में लिथियम आयन का भंडार मिला है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, आगे रहा है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार कितने रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा है, इसके बारे में पूछ रहा है। कितना रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा है, तो याद रखिएगा इसमें आपको हो जाएगा 45.03 लाख करोड़, यानी 45,03,097 करोड़ रुपया बजट है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्ति में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ राज्यपाल और राज्य दिया हुआ है। फागू चौहान दिया हुआ है सिक्किम, नहीं, फागू चौहान जो है अभी मेघालय के राज्यपाल है। कहाँ के हैं? मेघालय के, इससे पहले बिहार के थे। शिव प्रताप शुक्ल जो दिया हुआ हिमाचल प्रदेश, यही कथन सही दिया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये अभी बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है, सीपी राधाकृष्ण का बात करेगा तो ये झारखंड के हैं। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि द ब्लू बुक राइटर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गया है। तो द ब्लू बुक राइटर्स जनरल पुस्तक लिखा गया है आपको अमिताभ कुमार के द्वारा। किनके द्वारा? अमिताभ कुमार। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये फिजी में हुआ। कहाँ पे? फिजी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि थे। तो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस का जो अतिथि जो थे ये आपको मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है अब्दुल फतह अल सीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में आधार पर नवाचार के मामले में भारत का स्थान पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के नवाचार के मामले में सबसे टॉप पर तो कौन है? स्विट्जरलैंड है। कौन है? स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान का बात करेगा तो 40वें स्थान पे है। ठीक है, आगे इधर है कि दुनिया का पहला नोजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है। तो नोजल कोविड वैक्सीन दुनिया का पहला, और ये विकसित किया है आपको कौन? तो ये आपको भारत बायोटेक ने, और इसका नाम दिया गया है इनकोवैक। क्या नाम दिया गया है? इनकोवैक नाम दिया गया। ठीक है, जो दुनिया का पहला नोजल कोविड वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो राइबोसोम, अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं होगा तो बोल रहा है कि कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, यही बोल रहा है।
तो जो प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का संश्लेषण, क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन संश्लेषण ही नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहता है उन्हें रोग को क्या कहते हैं? तो जो बहुत दिन तक रोग रहता है उसको कहते हैं चिरकालिक रोग। कौन सा रोग? चिरकालिक रोग कहते हैं। जैसे आपको 2-3 रोग जान सकते हैं, जैसे दमा बहुत दिन तक रहता है, गठिया एक रोग आप लोग जानते होंगे बहुत दिन तक रहता है, और आपको मधुमेह जो होता है ये भी बहुत दिन तक रहता है। ठीक है, इनको दवाओं द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ठीक जल्दी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषीय अंगक है? अंगक का बात कर रहा है, प्रकाश संश्लेषीय अंगक का बात कर रहे हैं, तो अंगक इसमें से हरित लवक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हरित लवक जो है एक अंगक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए किसको किया जाता है बाबू? तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट का किया जाता है, और याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट को कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे दिया हुआ है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे की किस दिशा में होता है? फ्लोएम से बात कर रहा है। ठीक है, तो जो फ्लोएम से होता है बाबू वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। कैसा होता है? ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में। देखो, पौधे जो होते हैं, पौधे में जो खाद्य पदार्थ हो गया और पानी के परिवहन के लिए इसमें 2 तरह के इसमें तंत्र पाए जाते हैं। कौन? एक जाइलम पाया जाता है, एक फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम जो है ये जड़ों से जल को खनिज के पत्ती तक ले जाता है। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, नीचे से भागों से शरीर के ऊपर की ओर कौन ले जाता है? जाइलम। और फ्लोएम का बात करेगा तो फ्लोएम का कार्य जो है प्रकाश संश्लेषण के बाद जो पत्ती होती है वो भोजन बनाती है, और भोजन जो बनाती है वो फ्लोएम ही पौधे के विभिन्न भागों तक ऊपर से नीचे की ओर लाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे दिया हुआ है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो जो पादप अपशिष्ट है वो कहाँ संचित रहते हैं ये पूछ रहा है। देखो, वो पत्ती में भी रहते हैं, कोशिका के रिक्तिकाओं में भी रहते हैं, छाल में भी और तना, चारों जो ऑप्शन दिया गया है चारों सही दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बीज रहित पौधों का उत्पादन में सहायक होता है, तो जो बीज रहित पौधा होता है उसके उत्पादन का बात करेगा तो इसमें ऑक्सीन और जिब्रेलिन हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? यहाँ दर्पण का बात कर रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब का बात कर रहा है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा? अवतल जो दर्पण होता है ना वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेंस का बात करेगा तो वो उत्तल लेंस जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्यतः नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, ये बात कर रहा है। तो सामान्यतः नेत्र जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक, कितना? अनंत तक, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? देखो, विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति का बात कर रहा है, तो इसको जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और विद्युत धारा को मापते हैं किसे? गैल्वेनोमीटर, आमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन जो है इसकी दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेग। अगला क्वेश्चन है कि 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण कौन सा है? लवण का उदाहरण जो है इनमें से कौन सा है? तो NaCl जो है एक लवण है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। HCl का बात करेगा तो ये अम्ल है। क्या है? अम्ल है। NOH और KOH जो है ये दोनों क्षार है। क्या है? क्षार है। यहाँ लवण का बात कर रहा है, NaCl हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? मैग्नीशियम +2 दे दिया है, यानी 2 गो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 होती है। 2 गो त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द्विबंध वाले रासायनिक बंध से बंधे परमाणु के मध्य में कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? तो द्विबंध वाले रासायनिक बंध से आपको इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। किसके बारे में? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के अवयव के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें से या कौन सा हो जाएगा? ब्यूटेन भी है, प्रोपेन भी है, मीथेन भी है, तो इसलिए राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के में ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन होता है। ठीक है, एथेन होता है, नॉट मीथेन होता है, एथेन। लेकिन बोलेगा कि एलपीजी का मुख्य अवयव है तो वो ब्यूटेन है। कौन है? मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। अगला तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। सहसंयोजी का बात कर रहा है तो इसका सहसंयोजी कौन हो जाएगा? H2O हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ओ देखो ऐसे हो जाता है, ये H2O हो जाएगा। ठीक है, ये सहसंयोजी बॉन्ड है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक निम्न में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान है? एल्डिहाइड का बात कर रहा है और एल्डिहाइड में बात कर रहा है तो एल्डिहाइड में CHO होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, वो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो क्या है? तो कानूनी अदालत द्वारा अपरिवर्तनीय है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो नीति निर्देशक तत्व में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं वो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी को निर्वाचन सदस्य में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा ये आपको 17वां संविधान संशोधन के तहत, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली पुडुचेरी में विधानसभा बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो जो सरकार है उसके मंत्रिमंडल प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता का बात कर रहा है, तो ये होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार जो होता है उसका उच्चतम जो सिविल अधिकारी होता है वो आपको कैबिनेट सचिव यानी मंत्रिमंडल सचिव होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। स्थानीय जो सरकार होती है उसका मामला नहीं है। तो देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य तो है यह स्थानीय सरकार का होता है, स्वच्छता भी उसी के पास है, लोक उपयोगी सेवा उसी के पास है, कानून और व्यवस्था जो है ये राज्य सरकार के पास रहती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 74 नंबर की विधायकों और सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो देखो अनुसूचियों की संख्या 12 है। पहले अनुसूची में कहता है भारत राज्यों का संघ है, दूसरी में वेतन के बारे में बात किया गया है, ये लोग संसद, लोकसभा, राज्यसभा ये सब के संसद जो है इन लोग का वेतन के बारे में, और तीसरी अनुसूची में ही आपको शपथ के बारे में चर्चा किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि राष्ट्रीय स्मारक स्थान और वस्तुओं के संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये आपको नीति निर्देशक तत्व के ही एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 49 में कहा गया है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति, जाति बात करेगा तो ये SC होता है, जनजाति का बात करेगा तो ये ST होता है, इनके आरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 335 में। कहाँ पे? अनुच्छेद 335 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो जो आर्थिक आयोजन होता है ना, ये एक सामाजिक अर्थव्यवस्था का अनिवार्य अभिलक्षण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था जो है वो 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम में आपको कृषि से संबंधित जितना आ जाएगा, प्राकृतिक से संबंधित जो चीज़ वो प्रथम क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आ जाता है, कंपनी उम्पनी वाला चीज़ उद्योग द्वितीय क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में आ जाता है। तो इसमें से वस्तु का परिवहन जो होगा वो सेवा क्षेत्र है, इसलिए तृतीय क्षेत्र ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है? तो शहरीकरण का स्तर जो है वो अब हो गया है 16.2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 निर्माणाधीन विकास के 7 प्राथमिकता जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है शामिल है।
तो जो बजट इस बार निकाला गया उसमें विकास के लिए 7 प्राथमिकता दिया गया, जिसको सप्तर्षि नाम दिया गया है, और उसमें शामिल पूछ रहा है कौन सा इसमें से है। तो देखो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया गया है ये चारों शामिल है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो याद रखिएगा इसमें से खड़गपुर की पहाड़ी सबसे पुराना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर बोलेगा इसके बाद, तो इसके बाद रोहतास का पठार है, उसके बाद उत्तर पश्चिम पहाड़ी, और सबसे जो न्यूनतम है लास्ट में उत्तर गंगा का मैदान सबसे न्यूनतम है। तो बिहार में सबसे न्यूनतम ये हो जाएगा, सबसे अधिक पुराना होगा खड़गपुर की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय द्वीप में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो द्वीप जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा? रामेश्वरम द्वीप जो हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत का सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है, पूरे भारत में 25-25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि रेगुर किसका नाम है? रेगुर मिट्टी है, और इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच का समय का अंतराल क्या होगा? ये आसान चीज़ है, आप सीख लीजिए इसको। 1 डिग्री देशांतर बढ़ने पर 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट? 4 मिनट का अंतर होता है। तो 90 डिग्री दिया गया है, तो 90 गुने 4 कर दोगे तो 900 का 36 यानी 360 मिनट। अब 360 मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए बटा 60 से गुना कर दो, 6 का 36, 6 घंटा आ जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की धारा का बात कर रहे हैं, नहीं है। देखो अगलुहाज हिंद महासागर की है, मोजाम्बिक की धारा भी हिंद महासागर की है, दक्षिणी हिंद महासागर तो दिखने में से लग रहा है। बेंगुएला का जो है ये आपको अटलांटिक महासागर की धारा है, जो एक ठंडी जलधारा है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो ग्रेट लेक्स जो है आपको यहाँ पे एक झील है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, जो ताज़े पानी की झील है, और यहाँ पे झीलों की बहुत सी संख्या है। जैसे वहाँ पे आपको कौन कौन सा झील मिल जाएगा? तो देखो सुपीरियर वहाँ की झील है, मिशिगन है, आपको ह्यूरन भी मिलती है, और दो है, एक ईरी झील मिलती है, एक और मिलती है ओंटेरियो। कौन? ओंटेरियो मिलती है। बियर जो है वहाँ की झील नहीं है। तो राइट आंसर इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में किसकी वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट का बात कर रहा है। तो कार्बन क्रेडिट के दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन क्रेडिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसके लिए दिया जाता है वही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसमें से जो दिया हुआ है शैक्षणिक शोध संस्थाओं के लिए ये दिया जाता है, वन्य जीव अधिकारियों को भी दिया जाता है, और वन्य जीव के संरक्षणों को दिया जाता है। 3 ऑप्शन दिख रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो स्थित है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ द फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो किन की बुक है बाबू? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। ये बुक आपको महात्मा गांधी का है। किनका है? महात्मा गांधी का है, जो पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बिहार विधानसभा का सीट बताना है। कितना है बाबू? तो बिहार विधानसभा का सीटों की संख्या 243। अगर बिहार विधान परिषद का बात करेगा तब कितना है?
तो बिहार विधान परिषद में जो है 75 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 40, राज्यसभा में बिहार में सीटों की संख्या 16 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया गया है, वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, ये चारों जो है पर्यावरण संतुलन से हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। और आज का जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम यानी अपने से बना हुआ कृत्रिम पारिस्थितिकी का, ये वन अपने से तो बना नहीं है, झील अपने से नहीं है, घास का मैदान नहीं है, धान का खेत जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। वन, झील और घास का मैदान जो है वो प्राकृतिक तंत्रिका परितंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मिथ्यात्व यह किस आंदोलन का नारा था। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्य यतीयता, ये आपको चिपको आंदोलन से था। किससे था, चिपको आंदोलन से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।